कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अभ्यास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने पाठ 8वां जन्मदिन पढ़ा है, समझा है। आज हम उसका स्वाध्याय पूरा करते हैं। देखो तो पाठ के शुरुआत में हमें कुछ वाक्य और चित्र दिए हैं। क्या करना है देखो तो। मैं कौन हूँ? सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो। इसका मतलब है नीचे हमें जो वाक्य दिए हुए हैं उन्हें हमें पढ़ना है, उनके अर्थ समझना है और उनमें जो विराम चिन्ह आए हैं उनको भी बताना है। तो अब हम एक एक वाक्य पढ़ते हैं। पहला वाक्य, बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। 2, जैसे फल सब्जी लेकर घर आओ। 3, चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो। 4, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। 5, बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताए। अब देखो बच्चों, यहाँ जो भी विराम चिन्ह लगे हैं इनके नाम क्या है और यह वाक्य जो है वह सूचना है, निर्देश है, आदेश है, अनुरोध है या विनती की है। यह वाक्य के अर्थ के अनुसार हमें लिखना है। तो आओ एक एक वाक्य के बारे में हम ये सब जानकारी लिखते हैं। बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। यह सूचना वाक्य है क्योंकि इस वाक्य द्वारा लोगों को सूचना दी गई है कि फल फूल तोड़ना मना है। अब इस वाक्य में यह जो विराम चिन्ह लगा है उसे योजक चिन्ह कहते हैं और आखिर में जो चिन्ह है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। तो यह सूचना वाक्य है। योजक चिन्ह और पूर्ण विराम का उपयोग किया है। जैसे फल सब्जी लेकर घर आओ। अब इस वाक्य में आदेश दिया है लेकर आओ, तो यह आदेश वाक्य हुआ। अब हम इनके विराम चिन्ह देखते हैं। यहाँ यह जो चिन्ह लगाया है उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। यह अल्प विराम है और आखिर में पूर्ण विराम है। तो देखो इस वाक्य में यह निर्देशक चिन्ह है, अल्प विराम है और पूर्ण विराम का उपयोग किया है और यह वाक्य आदेश वाक्य है, आदेश दिया हुआ है। चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो। यह निर्देश किया है, सुझाव दिया है, तो यह निर्देश वाक्य हुआ। अब इस वाक्य में चंदा मामा इस शब्द के पहले और आखिर में यह इकहरा अवतरण चिन्ह लगाया है
और आखिर में पूर्ण विराम लगाया है। तो चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो यह निर्देश वाक्य है। एक हरा अवतरण चिन्ह और पूर्ण विराम का उपयोग यहाँ किया गया है। बच्चों ने कहा, कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताइए। यह अनुरोध वाक्य है। बच्चों ने कुछ बताने का अनुरोध यहाँ किया है। अब इस वाक्य में कौन से विराम चिन्ह है? देखो तो पहला है यह अल्प विराम, फिर यह वाक्य में दोहरा अवतरण चिन्ह है और आखिर में पूर्ण विराम है। तो बच्चों ने कहा, कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताएं। यह अनुरोध वाक्य हुआ। उसमें अल्प विराम, दोहरा अवतरण चिन्ह और पूर्ण विराम का उपयोग किया गया है। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। यह विनती की है। किसी ने किसी को यह विनती की है, इसलिए यह विनती वाक्य है। इस वाक्य में आखिर में पूर्ण विराम का उपयोग किया है। जरा सोचो, कार्टून बनाओ। यदि पानी की टोटी बोलने लगी तो क्या होगा बच्चों? अगर पानी की टोटी बोलने लगी तो क्या कहेगी पानी की टोटी? चलो तो पढ़ते हैं, पानी की टोटी क्या करती है, क्या कहती है। यदि पानी की टोटी बोलने लगी तो नल खुला रखने वालों की खैर नहीं। नल की टोटी सबसे कहेगी कि पानी का काम हो जाने के बाद टोटी बंद कर दो। नल ज्यादा देर तक खुला मत रखो। पानी की फिजूल खर्ची मत करो। जो भी नल की टोटी खुली रखेगा वह उसका नाम चीख चीख कर पुकारेगी और सबके सामने डांटेगी। तो देखो, यह पानी की टोटी सचमुच इस तरह चीख चीख कर तुम्हारा नाम पुकारेगी, तुमको डांटेगी। ऐसा एक कार्टून तुम अपने कल्पना से जरूर बनाना। विचार मंथन। इस शीर्षक के अंतर्गत सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, इस सुवचन के बारे में हमें विस्तार करना है, लिखना है। सौर ऊर्जा को आप जानते हो, यह अक्षय ऊर्जा है। इसका मतलब यह कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। तो इस ऊर्जा के बारे में और भी जानकारी हम लिखते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन करती है। यह धरती पर सभी प्रकार के जीवन का सहारा है। सौर ऊर्जा से बिजली पैदा की जाती है। इस बिजली से पानी गर्म करना, पंखे चलाना आदि काम करते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले लालटेन और सौर कुकर का भी उपयोग तेजी से होने लगा है। सौर ऊर्जा कभी न खत्म होने वाली अक्षय ऊर्जा है। जब तक सूर्य चमकता रहेगा, सौर ऊर्जा हमारे काम आएगी। मैंने समझा। जन्मदिन यह पाठ पढ़ने के बाद इस पाठ के द्वारा हमें कौन सी सीख मिली है, हमने क्या समझा है, इसके बारे में अब हम लिखेंगे। हमें बेवजह पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। जब आवश्यकता न हो तब बिजली से चलने वाले उपकरण जैसे पंखा, कूलर, एसी, बल्ब आदि बंद कर देने
चाहिए। पानी और बिजली दोनों के भंडार सीमित है। तो यह बात हमने जन्मदिन यह पाठ पढ़कर समझी है। अब आगे से हम पानी और बिजली को बिल्कुल बर्बाद होने नहीं देंगे। यह बात हम ध्यान में रखेंगे और उसका हमारे जीवन में उपयोग करेंगे। शब्द वाटिका। जन्मदिन इस पाठ में आए नए शब्द, मुहावरे, इनके अर्थ अब हम समझते हैं। नए शब्द बर्बाद यानी नाश, तमाम यानी सभी, भंडार यानी खजाना, भरोसा यानी विश्वास, सन्नाटा यानी गहन शांति, कामयाब यानी सफल, मुहावरा धमा चौकड़ी मचाना, धूम मचाना। स्वयं अध्ययन इस शीर्षक के अंतर्गत मातृभाषा के 10 शब्द एवं 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। देखो, हम पढ़ते किसी और माध्यम में हैं और हमारी मातृभाषा यानी घर में बोली जाने वाली जो भाषा है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मेरी मातृभाषा मराठी है तो मराठी के 10 शब्द और 2 वाक्य इनका मुझे अब हिंदी में अनुवाद करना है। तो आओ मराठी के 10 शब्द और वाक्य इनका अनुवाद करते हैं। मेरी मातृभाषा मराठी है। अभी यहाँ शब्द देखो, पहले 4 शब्द दिए हैं। मराठी में क्या बोलते हैं, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं। पहला डोळा, हिंदी में आंख। दूसरा फुलपाखरू, तितली। तीसरा वाढदिवस, जन्मदिन। चौथा वीज, बिजली। पांचवा मावशी, मौसी। छठा आई, माँ। सातवा ढग, बादल। आठवा फुगे, गुब्बारे। नौवा पाऊस, बरसात। 10वां मुलगा, लड़का। तो यहाँ हमने शब्दों का हिंदी में अनुवाद तो कर दिया है। अब 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करते हैं। पहला वाक्य मराठी में, मला पुस्तक वाचायला खूप आवडते। हिंदी में, मुझे पुस्तक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। दूसरा वाक्य मराठी, आपल्या आजूबाजूचा परिसर नेहमी स्वच्छ ठेवावा। हिंदी में, अपने आसपास का परिसर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। सुनो तो जरा, इस शीर्षक के अंतर्गत ध्वनिफीति सीडी पर कोई लोकगीत सुनो, यह हमें कहा गया है। बच्चों, आपको पता है ध्वनिफीति क्या होती है? ये है ध्वनिफीति, जिसका उपयोग टेप रिकॉर्डर में बजाकर गाने सुनते थे। और ये है सीडी, जिसका उपयोग सीडी प्लेयर या कंप्यूटर में किया जाता है। तो इस पर कोई लोकगीत आप जरूर सुनो। लेकिन आजकल हमारे पास जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसके जरिए हम YouTube पर भी जो चाहे लोकगीत सुन सकते हैं। तो आओ श्री कृष्ण के लीला पर आधारित एक छोटा सा गीत मैं आपको यहाँ सुनाती हूँ।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। वाचन जगत से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश पढ़कर चर्चा करो। एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी आत्मकथा पढ़ने के बाद हमें उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। एक छोटी सी जानकारी अब हम यहाँ लिखते हैं। तमिलनाडु में 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने बचपन में अपने पिता को नाव बनाते देखा तो उनके मन में रॉकेट बनाने की बात आई। गांव के स्कूल से निकले इस शख्सियत के इरादे लड़ाकू विमान उड़ाकर आसमां छूने के थे। तमन्ना पूरी नहीं हुई तब भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हिंदुस्तान को एक परमाणु ताकत बनाया, अग्नि व पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। वे कहते ही नहीं थे कि महान सपने देखने वालों के सपने हमेशा श्रेष्ठ होते हैं, बल्कि खुद उन्होंने अपने मन, वचन और कर्म से आखिरी सांस तक इसे फलीभूत करके भी दिखाया। यही कारण है कि आज डॉक्टर अब्दुल कलाम को हर भारतीय सलाम करता है। बताओ तो सही, इस शीर्षक के अंतर्गत तुम अपनी छोटी बहन, छोटे भाई के लिए क्या क्या करते हो? बताओ तो आप क्या क्या करते हो अपने छोटे भाई बहन के लिए? मेरा छोटा भाई तीसरी कक्षा में पढ़ता है। मैं हमेशा उसका ध्यान रखता हूँ। मैं पढ़ाई में उसकी मदद करता हूँ। हम जब खेलने जाते हैं तो मैं उसे क्रिकेट और फुटबॉल खेलना सिखाता हूँ। मैं उसे कंप्यूटर चलाना सिखाता हूँ। हम दोनों साथ साथ म्यूजिक क्लास और कराटे क्लास जाते हैं। मैं इस तरह से उसका ध्यान रखता हूँ। मेरी कलम से अपने नाना जी, दादाजी को अपने मन की बात लिखकर भेजो। तो अब हमें जब नाना जी और दादाजी को अपनी बात लिखकर भेजनी है तो हमें उसके लिए खत लिखना होगा। तो आओ हमारे दादाजी को खत लिखते हैं। आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप और दादी जी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। पिछले सप्ताह मेरे विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया था। आपने मुझे
जो कविता सुनाई थी मैंने वही कविता कक्षा में गाई। सभी को वह कविता बहुत पसंद आई। मैंने अपनी शिक्षिका को बताया कि मुझे यह कविता मेरे दादाजी ने सिखाई है। अगली बार जब आप आएंगे तो मैं आपसे और भी कविताएं सीखूंगा। घर में सभी को मेरा प्रणाम। आपका आज्ञाकारी रोहित। तो बच्चों, आप भी अपने नाना जी या दादाजी को इसी तरह खत लिखकर अपने मन की बात जरूर बताना। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो। 1. बबलू की आदत से कौन परेशान थे? 2. शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? 3. प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसे बनी थी? 4. बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? तो चलो अब इन प्रश्नों के हम उत्तर लिखते हैं। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न पहला, बबलू की आदत से कौन परेशान थे? उत्तर, बबलू की आदत से उसके माता-पिता परेशान थे। प्रश्न दूसरा, शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? उत्तर, शीला मौसी ने बताया कि गर्मी बढ़ जाने के कारण बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। इसी कारण कंपनी ने उनके यहाँ भी आज से बिजली की कटौती शुरू कर दी है। प्रश्न तीसरा, प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी बनी थी? उत्तर, बबलू को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। बबलू एक घुट में ही सारा पानी गटक गया। खाना खाते ही वह प्यास से बेचैन हो उठा। वह पानी पानी चिल्लाने लगा। प्रश्न चौथा, बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? उत्तर, बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ था वह एक नाटक था। सदैव ध्यान में रखो, प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है। जन्मदिन इस पाठ में हमने पढ़ा कि पानी और बिजली की बचत करना आवश्यक है। उसी तरह जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं है, जैसे कि मिट्टी है, खनिज तेल है, वनस्पति है, तो इनकी भी हमें किस तरह बचत करने की आवश्यकता है, इसके बारे में अब हम लिखते हैं। प्राकृतिक संपदा वे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे पानी, औषधि, खनिज पदार्थ, मिट्टी, लकड़ी आदि। पानी हमें नदियों, तालाबों, झरनों से मिलता है, इसलिए हमें इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। खेत की मिट्टी में फसल उगाई जाती है। वनों से लकड़ियाँ और औषधियाँ मिलती है। पहाड़ों और खदानों से खनिज पदार्थ, खनिज तेल आदि मिलते हैं। प्रकृति के इन सभी संसाधनों का भंडार सीमित है। ये एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हमें इनका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इनको बेकार में नष्ट न करने के इनकी बचत करना आवश्यक है। अध्ययन कौशल।
निम्नलिखित चित्रों के नाम बताओ और जानकारी लिखो। देखो तो ये चित्र ध्यान से देखना बच्चों। ये सभी पानी के स्रोत है जिनके द्वारा हमें पानी मिलता है। चलो एक एक करके पहले हम इनके नाम बताते हैं और बाद में इनके बारे में जानकारी भी लिखते हैं। चलो तो पहला चित्र क्या है, पहचाना? ये है तालाब। दूसरा चित्र कुआं। तीसरा चित्र झरना। चौथा चित्र बादल। पांचवा चित्र नदी। तो अब हम इनके बारे में जानकारी लिखते हैं। एक, तालाब। यह तालाब का चित्र है। इसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता है। तालाब का पानी पीने के अलावा धुलाई और सिंचाई के काम आता है। इसमें पानी के जीव जंतु जैसे मछलियाँ, मेंढक, कछुआ आदि पाए जाते हैं। दूसरा, कुआं। इसमें जमीन से पानी आता है। बरसात का पानी भी जमा होता है। इसका पानी पीने के अलावा सिंचाई के काम आता है। तीसरा, झरना। यह पहाड़ की ऊंचाई से नीचे नदी में गिरता है। बरसात के मौसम में झरने ज्यादा पाए जाते हैं। इसका भी पानी पीने के अलावा अन्य कामों के उपयोग में आता है। चौथा, बादल। बादल पानी का मुख्य स्रोत है। बादलों के बरसने से नदी, कुएं, तालाब सभी पानी से भर जाते हैं। पूरे साल बरसात का पानी हमारे काम आता है। पांचवा, नदी। नदियों से हमें पानी मिलता है। हमारा जीवन नदियों के पानी पर ही आश्रित होता है। नदियों के किनारे जंगल, गांव व शहर बसे होते हैं। नदियों का पानी पीने के अलावा सिंचाई और कारखानों में काम आता है। नदियों में जल परिवहन के साथ साथ मछली पालन भी होता है। भाषा की ओर। शब्द युग्मों की जोड़ियां मिलाओ। हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि हम अपने बोलचाल में बहुत सारे शब्द युग्म जो है उनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पाठ में आए कुछ शब्द युग्म है जिनकी हमें जोड़ियां लगानी है। हम पहला स्तंभ जो है उसमें से शब्द पढ़ते हैं। अड़ोस, बारी, अच्छा, नहाना, हंसी। दूसरा स्तंभ वहाना, खुशी, बारी, पड़ोस, बुरा। अभी अड़ोस, इसकी जोड़ी पड़ोस। बारी, इसकी जोड़ी बारी बारी, इस तरह। अच्छा, इसकी जोड़ी बुरा। नहाना, इसकी जोड़ी वहाना। हंसी, इसकी जोड़ी खुशी। तो चलो अब ये जोड़ियां लिखते हैं। अड़ोस पड़ोस, बारी बारी, अच्छा बुरा, नहाना वहाना, हंसी खुशी। स्वाध्याय। जन्मदिन इस पाठ पर आधारित एक बिल्कुल आसान सा स्वाध्याय अब हम देखेंगे। प्रश्न पहला, उचित जोड़ियां लगाओ। अस्तंभ। 1 गर्मी, 2 शॉवर, 3 सीमित भंडार, 4 पहली बार, 5 मौसी के घर की घटना। ब स्तंभ। अ पानी और बिजली। आ एक नाटक। ई प्यास का अनुभव। ई
तीखे तेवर, पू, पानी की बर्बादी। यह बिल्कुल ही आसान सा स्वाध्याय है। इसे पूरा करने के लिए एक बार पूरा पाठ पढ़ लीजिए और इन जोड़ियों को उचित मात्रा में लगाइए। प्यारे बच्चों, आज हमने जन्मदिन यह पाठ पूरी तरह पढ़ लिया है। उसके स्वाध्याय को भी पूरा किया है। यह बिल्कुल ही अलग सा पाठ है। इस पाठ में जो कहानी है, इस कहानी द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि पानी और बिजली का भंडार सीमित है। उसका उपयोग हमें सोच समझ कर करना चाहिए, इन्हें बचा कर रखना चाहिए। तो आप भी यह सीख हमेशा याद रखना और पानी और बिजली की बचत करना। अब हम अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।